कहानी है 3 जुलाई 1999 की। तब बिहार में राबड़ी देवी की सरकार थी, वो मुख्यमंत्री थी। लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले की वजह से उनको मुख्यमंत्री हटना पड़ा था कोर्ट के फैसले के बाद, और इसलिए फिर उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया था। और उस वक्त लालू और राबड़ी के अलावा बिहार की राजनीति में और ख़ासतौर पे पटना में इन तमाम जगहों पे राबड़ी देवी की जो भाई और लालू यादव के साले साधु यादव का बड़ा जलवा हुआ करता था और दबंगई किस्म की एक पहचान थी। और चूँकि एक लहर थी आरजेडी की, राष्ट्रीय जनता दल, जिसके लालू प्रसाद अध्यक्ष, तो वो उस आरजेडी की टिकट से बाकायदा एमपी भी बन गए साधु यादव, राबड़ी के भाई और लालू के साले। तो 1999 में साधु यादव सांसद हुआ करते थे। पटना का एक नौजवान था गौतम सिंह। गौतम एक डॉक्टर बाप का बेटा, अच्छी फैमिली का, पढ़ा लिखा, बट फैमिली ज़्यादातर पटना के बाहर रहती थी और ये पटना में जनरली ज़्यादातर अकेला रहता था। उसका जो था करियर जो है पॉलिटिक्स में बनाने का, कि वो पॉलिटिक्स में जाएगा, नेता बनेगा। और इस वजह से उस वक्त चूँकि आरजेडी सत्ता में थी, आरजेडी की काफ़ी वहाँ पे मजबूत हालत थी, तो ये आरजेडी से जुड़ा गौतम और फिर धीरे धीरे साधु यादव के भी करीब आ गया और साधु यादव से इसकी अच्छी खासी जान पहचान हो गई। शिल्पी जैन एक पटना के नामी गिरामी बिजनेसमैन की बेटी थी। उनके शिल्पी के फादर का कपड़े का बहुत बड़ा वहाँ पे शोरूम था पटना में, और अच्छी फैमिली, और एक शिल्पी का भाई। शिल्पी ने जस्ट पटना वुमेंस कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की थी और अब वो कंप्यूटर का कोर्स कर रही थी पटना के एक इंस्टीट्यूट से। गौतम के साथ उसकी दोस्ती थी, दोनों दोस्त थे अच्छे। तो शिल्पी और गौतम की काफ़ी दोस्ती काफ़ी वक्त हो गया था। तो उसी दौरान इन लोगों का कई बार आपस में मिलना जुलना भी होता था, और ये भी है कि गौतम ने अपने दोस्तों से भी, साधु यादव से भी, और बाकी जो पॉलिटिकल सर्किल के उस वक्त के नेता हैं आरजेडी के, उन सब से भी शिल्पी की मुलाकात करवाई थी, क्योंकि गौतम को राजनीति में आगे बढ़ना था और दोस्त की हैसियत से उसने मिलाया भी था। तो जिस दिन ये वाक़या होता है उससे 24 घंटे पहले 2 जुलाई को शिल्पी सुबह घर से इंस्टीट्यूट जाने के लिए निकलती है रिक्शे पे कंप्यूटर कोर्स के लिए, और वो रिक्शे से इंस्टीट्यूट जा रही होती है। तभी रास्ते में गाड़ी में एक गौतम और शिल्पी दोनों का जॉइंट जानने वाला, जिसको शिल्पी भी जानती थी, वो कार में मिलता है और वो शिल्पी को कार में बैठाता है और कहता है कि उसके साथ अपने ले जाता है वो। अब जो खबर है वो ये थी कि वो शिल्पी को कार में बिठाकर अपने साथ पटना से थोड़ी दूरी पर एक जगह है फुलवारी शरीफ। अगर आप लोग पटना से थोड़ा सा वाकिफ़ हैं तो पटना एयरपोर्ट है, वो फुलवारी शरीफ में पड़ता है, पटना का आउटस्कर्ट है, तो छोटी सी जगह फुलवारी शरीफ। वहाँ पे एक गेस्ट हाउस, सरकारी गेस्ट हाउस है, और उस गेस्ट हाउस वो बहुत बदनाम है। उस गेस्ट हाउस के बारे में कहते हैं कि जो नेता हैं वो अय्याशी करने के लिए और पार्टी करने के लिए उस गेस्ट हाउस का इस्तेमाल करते हैं। तो शिल्पी को उस कार में बहाने से ये कहकर कि गौतम वहीं है, चलो, वो उसको उसी गेस्ट हाउस में फुलवारी शरीफ ले जाते हैं। अब 2 तारीख की बात है, 2 तारीख को ये दोपहर को जनरली शिल्पी को 3 साढ़े 3 बजे घर लौटाना चाहिए था, वो नहीं लौटती है। तो घर वाले 1 डेढ़ घंटा और वेट करते हैं, किसी फ्रेंड के साथ होगी, तब भी नहीं लौटती है। फिर वो फ़ोन वोन करते हैं चारों तरफ, कुछ पता नहीं चलता है। इस दौरान अचानक गौतम को पता चलता है कि शिल्पी को उस गेस्ट हाउस में ले जाया गया है फुलवारी शरीफ के। गौतम ये मतलब जानता था कि उस गेस्ट हाउस में जाने का मतलब क्या है, वहाँ पे क्या होता है और शिल्पी के साथ क्या हो सकता है। तो कहते हैं कि जैसे ही गौतम को ये बात पता चली कि उसकी दोस्त शिल्पी को वहाँ पे गेस्ट हाउस में ले जाया गया है, वो सारा काम धाम छोड़ के सीधे भागता है और अपनी गाड़ी उठाकर वो उस गेस्ट हाउस में पहुँच जाता है। पहुँचने के बाद अब जो इसके आगे की चीज़ें हैं वो ये हैं कि वो शिल्पी को देखता है और वहाँ पे कुछ नेता भी लोग थे और शिल्पी के साथ ज़बरदस्ती की जा रही थी। ये विरोध करता है, फिर ये उनका भांडा फोड़ने की धमकी देता है। इसके बाद अपनी जान और इज्जत बचाने के लिए शिल्पी और गौतम की गला घोंट के वहाँ पे हत्या कर दी जाती है। और फिर एक सफ़ेद रंग की ज़ेन कार में, जो गौतम की ही थी, उसमें इन दोनों की डेड बॉडी को रख दिया जाता है।
अब ये कहानी का एक पार्ट, मैं ये 2 तारीख की बात बता रहा हूँ आपको, 2 जुलाई 1999। अब इधर घर वाले परेशान हैं, शिल्पी लौटी नहीं है, वो चारों तरफ ढूंढ रहे हैं, पता कर रहे हैं, पर उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा है। इसी दौरान अब 3 जुलाई की तारीख आती है और 3 जुलाई 1999 की रात ठीक 9 बजे पटना में एक बहुत फेमस गांधी मैदान है और गांधी मैदान के ठीक पास में एसएसपी का ऑफिस है और वहाँ पे कुछ एमएलए के क्वार्टर्स भी हैं। तो उस जगह पे, और जो गांधी मैदान पुलिस स्टेशन है वो भी वहाँ से मुश्किल से कुछ मीटर की दूरी पर है और एसएसपी का दफ्तर भी है। और एसएसपी के दफ्तर के ठीक पीछे एक गैराज है जिसका शटर गिरा हुआ था। उस गैराज के अंदर वाइट रंग की जेन कार पार्क थी और उस जेन के अंदर शिल्पी और गौतम की लाश मिलती है और दोनों के बदन पे बहुत कम कपड़े। ये आज तक एक मिस्ट्री है, एक पहेली है कि उस बंद गैराज के अंदर से ये कार है और कार के अंदर 2 लाश है। इसकी सूचना सबसे पहले किसने दी पुलिस को, ये अभी तक नहीं मालूम आज तक। ये खबर कहाँ से लीक हुई, नंबर 1। नंबर 2, जैसे ही ये बात पुलिस को पता चलती है, जाहिर सी बात है वॉकिंग डिस्टेंस से पुलिस पहुंचती है, गैराज का दरवाज़ा खोलती है, कार के अंदर जो पूरा कार के अंदर की वो सारी तस्वीरें ली गई थी। बस ये एक काम पुलिस ने किया था और वो तस्वीरें हम सब के पास भी थी और हम लोगों ने दिखाया भी शो में। तो उसमें कार की सीट पे गौतम जो है वो, उसके बदन का ऊपर का हिस्से का कपड़ा नहीं है। शिल्पी है, शिल्पी के बदन पे एक टी शर्ट है और बाकी कपड़े नहीं हैं। लेकिन कमाल ये है कि जो शिल्पी के बदन पे टी शर्ट था वो गौतम का था। खैर पुलिस सब देखती है। अब यहीं से बाकी चीज़ें शुरू होती हैं। अभी पुलिस पहुंची थी, आधा घंटा भी नहीं हुआ था, रात के 9 बजे के आसपास है कि जब पहली बार पुलिस पहुंची। और ये आज तक पता नहीं कि पुलिस ने इन्फॉर्मेशन किसने दी, किसी नेता ने दी, खुद कातिल ने दी, किसने दी नहीं मालूम। लेकिन 9 बजे के आसपास पुलिस जाती है और ठीक आधे घंटे के बाद साधु यादव उसी मौके पे पहुंच जाते हैं अपने कुछ साथियों के साथ। अब साधु यादव का आना, सांसद, राज्य में उनकी बहन की सरकार, मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, थोड़ी देर के बाद सारे बाकी के पुलिस ऑफिशियल, सारे बड़े अफसर पहुंच जाते हैं। और उसी वक्त जब साधु यादव 9:30 बजे वहाँ पहुँचे थे, तो जो मेरा पहला स्टिंग इस आईओ इंस्पेक्टर जो राम कुमार कर्ण है उनसे जो किया था, वो आप उस टीज़र में सुनेंगे। वो साफ साफ कह रहे हैं, उन्हें मालूम नहीं था कि कैमरा ऑन है। और उस वक्त स्टिंग ऑपरेशन के बारे में बहुत कम लोग जानते थे कि उसे खुद हैरानी है इस बात पर कि साधु यादव को कैसे पता चला। ये उसकी लाइन है। और जबकि लालू प्रसाद ने मना किया था साधु यादव को कि वहाँ पे मत जाओ, मतलब जहाँ पे लाश मिली है, लेकिन पता नहीं वो क्यों चला आया। और इसके बाद उसका भाई भी आ गया। भाई मतलब यहाँ पे शिल्पी का भाई। तो अब ये 2 सवाल आज भी एक रहस्य की, एक उस लाश दोनों गाड़ी में वहाँ पड़ी हुई है, किसने पुलिस को बताई। दूसरा, साधु यादव आधे घंटे के अंदर वहाँ पहुँच गया, उनके पास इन्फॉर्मेशन कहाँ से और कैसे। खैर लाश वाश जब सब मिलती है, अब यहाँ पे आप देखिए बिहार पुलिस की महानता और उनकी कमाल की जांच। और ये भी है उस टीज़र में। ये सवाल मैंने खुद पूछा था, क्योंकि ये किसी भी थोड़ी सी भी जिसको क्राइम की नॉलेज है, कानून की जानकारी है, वो उसके लिए अटपटा है। जब ये सारी चीज़ें मिलती हैं, उसी वक्त जो रिपोर्ट लिखी जाती है पुलिस में किसी केस से जुड़ी हुई, तो पहले आमतौर पे जब ऐसा होता है कि ऐसी कोई लाशें मिलती कुछ होती है, तो पुलिस सिर्फ इतना डिस्क्राइब करती है कि हाँ ये पता है, ये है, ये अगर मरने वाले की पहचान है तो नाम उसका ये है, ये है, ये लिखते हैं और इस तरीके से। और बाकी हमने बॉडी कस्टडी में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आमतौर पर यही होता है। पटना पुलिस का कमाल ये था कि लाश मिलने के घंटे भर के अंदर अंदर रिपोर्ट दर्ज हो चुकी थी और उसमें बाकायदा लिखा हुआ था कि 23 साल की लड़की, लड़के की उम्र करीब 27 साल, तब तक उस वक्त उन दोनों को नाम नहीं पता था, वो आधा 1 घंटे में पहले। इनकी ऐसे ऐसे हालत में लाश मिली है और दोनों ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली है। अभी पोस्टमार्टम हुआ नहीं है, बॉडी हॉस्पिटल भेजी गई है और इस दौरान में ये रिपोर्ट लिखा जा चुका है कि इन दोनों ने जहर खाकर खुदकुशी की है। जबकि बिना विसरा रिपोर्ट आए हुए पोस्टमार्टम में भी जहर का आप शुरुआती बता सकते हैं। विसरा रिपोर्ट जब तक नहीं आएगी तब तक आप नहीं बता सकते कि पॉइजन से डेथ हुई थी और कौन सा पॉइजन था। ये सारी विसरा रिपोर्ट में पता चलती है और विसरा रिपोर्ट थोड़ा वक्त लेता है आने में। लेकिन यहाँ बिहार पुलिस ने सारा ये काम कर दिया। अब उसके बाद आगे का कमाल देखिए। चूंकि गौतम के फैमिली वाले नहीं थे, उनका इंतजार नहीं किया गया, उसी रात गौतम का आनन फानन में अंतिम संस्कार भी कर दिया गया।
फटाफट उसी रात में दोनों का पोस्टमार्टम भी किया गया, जबकि रात को करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, सुबह भी हो सकती थी, नहीं, रात को ही पोस्टमार्टम हो गया, उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई और पुलिस ने अभी तक अपना जो कागजी लिखा हुआ था उसमें ये था कि ये जहर खा के मर गए हैं। लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और जो बाकी सैंपल उठाए गए थे, जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आई, उसने ये खुलासा किया कि शिल्पी के साथ रेप हुआ था और एक से ज़्यादा लोगों ने किया था। अब यहाँ पे दो चीज़ें थी कि अगर गौतम उसके साथ था, सारा ठीक रहा, आप गौतम पे फोड़ दें कि चलो गौतम और शिल्पी के साथ वो दोनों ने आपस में सहमति से जो भी किया। लेकिन यहाँ पे रिपोर्ट कह रही है कि एक से ज़्यादा ने किया और इसका जो सपोर्टिंग एविडेंस था वो ये था कि शिल्पी के अंदरूनी कपड़े पर से सीमन के कुछ धब्बे और दाग मिले हैं और वो एक से ज़्यादा लोगों के हैं। तो अब यहाँ पे अगर एक होता तो सिर्फ गौतम पे आप शक करके इस केस को ख़त्म कर सकते थे, लेकिन एक से ज़्यादा हैं। ये फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने भी कहा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी कहा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़। इसके अलावा और शिल्पी के बदन पर जूतों के निशान मिले, चोट के निशान मिले। अब अगर शिल्पी और गौतम में ही सब कुछ हुआ था तो गौतम जो पुराना इतना दोस्त उसको क्यों मारेगा और क्यों जूते के निशान उसके बॉडी पे मिलेंगे? इन सारे सवालों के जवाब सब गायब हो गए। लेकिन ये सारी चीज़ें लीपापोती हो चुकी थी। अब चूंकि खानापूसी तो शुरू हो चुकी थी और ये सबको पता था कि बिहार में और पटना में ये चर्चा आम था, मीडिया में भी आने लगी कि ये खुदकुशी नहीं है, ये पुलिस दबा रही है, छुपा रही है, कुछ नेताओं को बचाने की कोशिश हो रही है। तो साफ साफ नाम नहीं, लेकिन इशारा साधु यादव की तरफ था। तो दबाव बढ़ता गया। फिर विपक्षी पार्टियों ने इसको लेकर थोड़ा धरना प्रदर्शन आंदोलन, जो हमारे यहाँ की रिवायत है, हमेशा ऐसे मौके पर होता है, वो सब भी शुरू हो गया। तो अब राबड़ी देवी सरकार थोड़ा दबाव में आ गई क्योंकि सीधे उनके भाई के ऊपर उंगली उठ रही थी। तो आखिरकार मजबूरी में सितंबर 1999 में बिहार सरकार ने इस केस की जांच सीबीआई को सौंप दी। अब सीबीआई की जांच देने के बाद लगा कि चलो इस मामले में कुछ अच्छा होगा, भला होगा। फैमिली वाले को भी बड़ी उम्मीद जगी। सीबीआई ने पूरी 4.5 साल का वक्त लिया। 1999 से केस शुरू हुआ, 2000 आया, 2001, 2002, 2003, 2003 के एंड तक में सीबीआई ने एक रिपोर्ट पेश की अदालत में और उसमें वही सारी चीज़ें कही जो बिहार पुलिस ने पहले दिन पोस्टमार्टम से पहले जो कह दिया था। इतनी बड़ी भविष्यवाणी कर दी थी बिहार पुलिस ने कि ये जहर से और ये सब कुछ। सीबीआई ने इससे हटके कुछ भी नहीं किया। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि ये दोनों मामला खुदकुशी का है और दोनों ने जहर खाई और रेप की बात की पुष्टि नहीं हो रही है। एक से ज़्यादा शामिल था, इसके कोई प्रूफ नहीं मिले। और जो पुलिस ने किया था शुरू में, जब ये आया था कि इसमें शिल्पी के कपड़े से अंदरूनी सीमेंस के एक से ज़्यादा के धब्बे मिले थे, तो उसका भी ये हुआ था कि पुलिस ने कहा कि जब बॉडी को हटाया जा रहा था तो बहुत सारे हाथ पुलिस वालों के लगे थे, तो वो पसीने का धब्बा था, पसीने का, वो सीमन नहीं था। अब इसको आप जैसे भी ले, लेकिन मतलब हंसी आती सोच करिए कि इन्वेस्टिगेशन और इन सारी चीज़ों को, तो वो जो सीमन का था वो पसीने का धब्बा बन गया। और यही चीज़ें सारी सीबीआई ने की और सीबीआई ने फिर अपनी इस केस को इस तरह से क्लोज किया कि इसमें और कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये सुसाइड था और दोनों ने सुसाइड कर लिया। और इस तरह से शिल्पी गौतम की जो मौत की मिस्ट्री थी उस पर सीबीआई ने भी मोहर लगा दी, जो हैरत अंगेज़ तौर पर समझ से परे की चीज़ थी कि उसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो हो सकती थी। अब मैंने इतनी सारी खुल के बोली, लेकिन इसके पीछे मतलब ये मैं कह सकता हूँ या सीबीआई ये है कि सही है कि सुसाइड होगा, दोनों ने सुसाइड किया। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ये मानने को मतलब मन ही नहीं करता है और मन से भी नहीं चलता। कानून और ये सारी चीज़ें, दस्तावेज, सबूत, उनसे चलता है। अब यहाँ पे वो सवालों का सिलसिला शुरू होता है कि ये सुसाइड क्यों नहीं है। पहली चीज़, जो पहले शक जिसके ऊपर शुरू होता है, आखिर इतनी जल्दी क्या थी? बल्कि सवाल वहाँ से शुरू कि उस जिस गैराज में ये गाड़ी खड़ी थी, उस गैराज में एक गाड़ी के अंदर 2 लाशें हैं, ये पुलिस को कैसे मालूम? किसने फ़ोन किया? वो शख्स कौन था? नहीं मालूम। दूसरी चीज़, जब पुलिस ने वहाँ पे गाड़ी को बरामद की, सब कुछ हुआ, उस पे से उंगलियों के निशान उस वक्त क्यों नहीं लिए गए? ये एक बेसिक क्राइम सीन में होता है, बिहार पुलिस ने नहीं किया। वरना जिन लोगों ने भी लाश को डाली थी उनमें से कुछ लोगों के उंगलियों के निशान ज़रूर मिलते हैं। तीसरी चीज़, आखिर इतनी जल्दी क्या थी कि आपको रात को पोस्टमार्टम करने की दोनों की हड़बड़ी थी?
पोस्टमार्टम दिन में भी आराम से हो सकता है। 9 बजे तो लाश की खबर मिलती है, 9:30 10 तक पुलिस मौके पर है, उसके बाद हॉस्पिटल भेजते हैं। अब आप सोचिए रात को पोस्टमार्टम कर रहे हैं, ये कौन सी आफत थी, कौन सी जल्दी थी, आज तक किसी को नहीं मालूम। गौतम जो शिल्पी का दोस्त है, रात को ही उसका अंतिम संस्कार करने की हड़बड़ाहट क्यों थी? फिर अगले दिन शिल्पी का भी हुआ। गौतम के घर वालों के आने का भी इंतजार नहीं किया गया। जो शिल्पी के कपड़े से सीमन का नमूना मिला था और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने साफ कहा था कि 1 से ज्यादा लोग शामिल थे, वो दूसरा सैंपल किसका था? कोई जवाब नहीं। फिर इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि अगर सुसाइड है, जो पुलिस और सीबीआई दोनों की थ्योरी है, दोनों ने कहा है, एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि इन दोनों की लाशें अर्धनग्न हालत में थी, मतलब पूरे कपड़े नहीं थे। जैसा मैंने शुरू में कहा था, गौतम के ऊपर के शरीर का कपड़ा नहीं था, शिल्पी के नीचे के हिस्से का कपड़ा नहीं था। अब 1% को चलिए मान लेते हैं कि गौतम और शिल्पी ने सुसाइड किया। क्या वो सुसाइड करने से पहले उन्हें पता है कि उन्होंने कपड़े नहीं पहन रखे हैं, कपड़े उतार कर वो सुसाइड करेंगे? अच्छे फैमिली के दोनों, उन्हें मालूम है कि इस हालत में अगर उनकी लाश मिलती है, बॉडी मिलती है, तो उनके घर वाले, पड़ोसी, समाज, रिश्तेदार क्या सोचेगा? तो एक सुसाइड करने वाला कपड़े क्यों उतार के सुसाइड करेगा? इसका जवाब आज तक न सीबीआई के पास है न पुलिस के पास। तो ये वो चीजें थी जिन्होंने और सारे शक और सवाल पैदा किए। लेकिन अब जो आखिरी चीज आपको बताने जा रहा हूं, वो इस सारे शक और सवाल के बाद हमारे कानून पर भी उंगली उठाता है और जांच एजेंसी पर भी। और वो ये कि जब मैं बार बार कह रहा हूं कि शिल्पी के अंदरूनी कपड़े से 1 से ज्यादा सीमन के निशान मिले थे, वो एक के अलावा किसी और का था। वो कौन था जिसे बिहार पुलिस ने शुरू में पसीने का धब्बा बताया? उसके ऊपर सीधा सीधी शक और कटघरे में एक ही शख्स खड़ा हुआ था, और उस वक्त साधु यादव। बहुत आसानी से इसका पता चल सकता था। अगर साधु यादव का डीएनए के लिए जो ब्लड सैंपल है वो ले लिया जाता और उस सीमन के साथ मैच करा लिया जाता, तो क्लियर हो जाता कि साधु यादव इसमें शामिल है या नहीं है। हो सकता है वो बेकसूर हो। अगर ये टेस्ट होता तो कानूनी तौर पे वो बेकसूर साबित हो जाते। लेकिन मजाक और कमाल देखिए आप कि इतना हंगामा, इतना शोर शराबा, इतना हाई प्रोफाइल केस होने के बावजूद पुलिस को पहले और फिर सीबीआई को साधु यादव ने अपना ब्लड सैंपल देने से साफ मना कर दिया, और आखिर तक उनका सैंपल नहीं लिया गया। बिना सैंपल लिए हुए, बिना किसी जांच के नतीजे के सीबीआई ने 4.5 साल के बाद इस केस को सुसाइड बताकर और कोर्ट में अपनी रिपोर्ट भी दे दी। क्या अदालत, क्या एजेंसी इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकती थी? कोर्ट जाकर वो अदालती आदेश नहीं ले सकती थी कि हमें इस पर शक है, हमें और सिर्फ साधु यादव के, उनके आसपास जितने भी लोग थे, क्योंकि उसमें और भी 2-3 नेताओं और उनके साथ के लोगों के ऊपर भी उंगलियां उठी थी कि वो उस दिन वहां पे गेस्ट हाउस में थे, तो लोगों के ब्लड सैंपल नहीं लिए आ सकते थे। क्या इससे इंसाफ या कानून का कद छोटा होता, बल्कि बड़ा होता? क्योंकि इंसाफ और कानून का मतलब ही यही कि हर एक के साथ इंसाफ हो। लेकिन कमाल की बात है, अफसोस की बात है और हैरत अंगेज तौर पर पूरे केस के दौरान 99 में हुआ था, आज 18 में बैठ कर ये बात कर रहा हूं आपसे, न सीबीआई ने वो गट्स दिखाया, न बिहार पुलिस ने, और साधु यादव का ब्लड सैंपल कभी नहीं लिया गया। और इसीलिए वो सीमन का राज हमेशा राज रहा और इन दोनों की मौत को सुसाइड बना दिया गया और सुसाइड ही कहा गया। और उसके घर वाले आज भी ये फैसला मानने को तैयार नहीं है। और इस केस में एक दूसरा जो मोड़ आता है वो आता है 2006 में। 2003-04 में सीबीआई इन दोनों की मौत को खुदकुशी का मामला बताकर कोर्ट में केस को क्लोज कर देती है। इसके बाद शिल्पी के घर वाले फिर इस लड़ाई को लड़ते हैं और शिल्पी का भाई जो है वो ज़्यादातर आगे होकर इसमें कि इस केस को री इन्वेस्टिगेट किया जाए। और उस वक्त चूँकि 1-2 और ऐसे केस हुए थे देश में, तो उसी मुहिम में ये था कि शिल्पी का भी फिर से एक इंसाफ का मुहिम चलाया जाए। तो वो इस केस को रीओपन करने के लिए लड़ाई लड़ा था। तभी 2006 में शिल्पी के उस भाई का ही किडनैप हो जाता है और उसको उसके घर के नीचे से उठा लिया जाता है पटना में। हालांकि बाद में वो वापस लौट आता है। तो कहा यह भी जाता है कि चूंकि वो इस केस को दोबारा खोलने के लिए लड़ाई लड़ रहा था, आवाज़ उठा रहा था, तो उसकी उस आवाज़ को दबाने के लिए और उस घर को मैसेज देने के लिए, धमकाने के लिए ही उसका किडनैप किया गया था। तो ये सारी चीज़ें थी जो शिल्पी और गौतम बिहार के 1999 केस, आप में से अगर बहुत सारे लोग वाकिफ़ नहीं हो तो ये था। अब आप तय करेंगे कि मतलब मैंने जो फैक्ट्स थे वो सारे रखे हैं कि इसमें किस किस को दोष देना चाहिए। ये वाकई खुदकुशी था? अगर खुदकुशी था तो फिर जो मैंने सवाल उठाए उन सवालों पे अगर जांच क्यों नहीं हुई, या फिर
जो उनकी फैमिली ने उस वक्त, मेरे सवाल नहीं है, सब उनकी फैमिली के और जो इस केस से जुड़े हुए लोग थे जो इंसाफ चाहते थे उनके थे। मैंने सिर्फ उन सवालों को आपके सामने रखा है एक साथ पिरोकर। और वो आखिरी वही सबसे बड़ा सवाल कि आखिर साधु यादव अपना ब्लड सैंपल देने से क्यों डर रहे थे, क्यों बच रहे थे और आखिर तक क्यों नहीं दिया, आखिर उन्हें किस बात का खतरा था, किस बात का डर था, जिसका जवाब नहीं है। तो ये थी पूरी कहानी शिल्पी और गौतम की मौत की मिस्ट्री को लेकर, जो पटना का मामला था। अब